तेज उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी हल्की खरीदारी के साथ 24,600 के ऊपर टिका। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और आईटीसी दे रहे हैं सहारा। वहीं एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस बना रहे हैं दबाव। बैंक निफ्टी में कमजोरी के साथ कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 5% चढ़ा इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। शानदार नतीजों से डिलीवरी करीबन 5% भागा, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं कमजोर रिजल्ट और ब्रोकरेज डाउनग्रेड से टाटा पार्ट 2% नीचे। उधर स्पॉटलाइट शेयर हीरो मोटोकॉर्प करीब 3% चढ़ के निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही एशियन पेंट्स भी मजबूत। ऑटो शेयरों में आज फर्राटा रफ्तार, 1.25% चढ़ा इंडेक्स। हीरो मोटो के अलावा ऑटो शेयरों में आयशर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर में अच्छी खरीदारी। साथ ही डिफेंस और मेटल शेयरों में भी रौनक। वहीं आईटी और फार्मा में आज हल्का दबाव। पहली तिमाही में अच्छे नतीजों से एमसीएक्स का शेयर करीबन 4.5% भागा। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीबन 50% बढ़ा। साथ ही रिजल्ट्स के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीबन 2.5% ऊपर। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा यूपीएल का शेयर करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। एचएसबीसी ने खरीदारी की राय के साथ दिया 775 रुपए का लक्ष्य। आगे कंपनी के बैलेंस शीट में सुधार जारी रहने की जताई उम्मीद। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबर सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। मार्केट की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। आप देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, एक डिप जो थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा हो रही थी वहाँ पे फिर से बाइंग हमें आती हुई नजर आई और आधा फीसदी करीब निफ्टी चढ़ता हुआ नजर आएगा आपको 24,620 के लेवल पर। वॉलेटाइल थोड़ा बैंक निफ्टी आज देखने को मिलेगा, जिस तरह से प्रेशर थोड़ा यहाँ पर तो है। फ्लैट कारोबार कर रहा है इनफैक्ट निचले स्तरों से, हालांकि इसमें ठीक ठाक रिकवरी, लेकिन डे हाई से थोड़ा फिसला है बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, इसलिए स्ट्रेंथ ब्रेथ में आपको नजर आएगी। सेक्टर स्पेसिफिक लगातार आज चर्चा भी कर रहे थे, ऑटो स्पेस में बाइंग है। इसके अलावा अगर आप बात करें मेटल स्पेस आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कंजप्शंस में बाइंग, ऑयल एंड गैस भी आधा फीसदी तेज और रियल्टी स्पेस में भी आज थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी टिकाऊ है ये मार्केट, सब पे करेंगे चर्चा। साथ ही आपकी क्वेरीज भी एड्रेस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से। और Q1 की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली, तो मुनाफे में करीब 5% का इजाफा रहा है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ त्रिभुवन अधिकारी जी। त्रिभुवन जी सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट अच्छे रहे। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है Q1 की, थोड़े इसके हाइलाइट्स बताइए। कहाँ पर परफॉर्मेंस प्रदर्शन अच्छा रहा है, कहाँ पे थोड़ा लैग देखने को मिला है? जी, अगर मैं Q1 की बात करूं पूरी, हाँ Q1 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर जनरली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में और इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा Q4 की मुकाबले कम, थोड़ा सा गति कम रहती है। पर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हमारा Q2 ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ठीक है, संतोषजनक तो नहीं कहूंगा, इससे बेहतर होना चाहिए था, हो सकता था। बट ओवरऑल ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में करीबन 7% की वृद्धि हम दिखा रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की वृद्धि दिखा रहे हैं। पीबीटी की अगर बात करूं तो लगभग 4% की वृद्धि। पीएटी में 5% की वृद्धि। लोन पोर्टफोलियो में लगभग 7% की वृद्धि। तो मैं ये कहूँगा संतोषजनक परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर में, ये देखते हुए कि ये साल का पहला क्वार्टर था और जनरली टेक ऑफ थोड़ी सी स्लो होती है। और आगे जाते हुए Q2, Q3, Q4 के लिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और जो लक्ष्य हमने अपने लिए तय किए हैं उन लक्ष्यों की हम प्राप्ति कर पाएंगे साल के अंत तक। वेल,
गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर हम देखें तो स्लिपेजेस में हमें एक इंक्रीमेंटल साइड देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द सीजनल फैक्टर, लेकिन इसके अलावा अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो ये क्वार्टरली बेसिस में और साथ ही ईयरली बेसिस में किस तरीके से रोल आउट हुए हैं? हाँ, अगर क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करूं मैं, तो गत वर्ष चौथे तिमाही के अंत तक या पूरे साल भर के लिए 7.73% थी, जो कि 30 जून पर 7.5% हम लोग हासिल कर पाए हैं। तो लगभग 23% या 23 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है कॉस्ट ऑफ फंड्स में। इंक्रीमेंटल की अगर बात करूं, इंक्रीमेंटल में 7.65 था पिछले साल चौथे तिमाही के अंत तक, और जो कि गिर के 6.97 हो गया है। तो यहाँ एक अच्छी गिरावट लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की देखने को मिली है। तो ये हाँ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स इस साल क्यों रहता है, क्योंकि इस साल रेट कट की वजह से हमारे लेंडिंग रेट्स पे काफी प्रेशर रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं तो क्यूमुलेटिव में मैं ये नहीं कहूंगा बहुत संतुष्ट हूँ। 23 बीपीएस की गिरावट है, हम चाहेंगे कि ये और नीचे आए। अब देखते हैं आगे जा करके कैसे क्या माहौल बनता है। देखने वाली बात हो कि माहौल कैसा बनता है। लेकिन त्रिभुवन जी, अभी आपने जिक्र किया रेट कट का, सवाल भी मेरा इसी पर था कि रेट कट के बाद मेजर शिफ्ट क्या देखने को मिले आपको डिसबर्समेंट्स में ड्यूरिंग दिस क्वार्टर? कैसे रहे नतीजे, आप आंकड़े कैसे रहे और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जहां तक आपने डिमांड की बात की है, तो ऐसा कोई मेजर शिफ्ट या चेंज हमें नजर नहीं आया है। देखिए, पीपल आर स्मार्ट, लोग स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ये रेट कट रिजीम जो है, ये अनाउंस किया गया है कि ये और भी कटौतियां हो सकती हैं। आशाएं जताई जा रही हैं कि शायद ये 5 और 7 अगस्त के बीच में जो एमपीसी हो सकता है कि वो रेट कट हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं, इस बार नहीं होगा, अक्टूबर वाले एमपीसी में होगा। तो ग्राहक भी थोड़ा सा वेट करता है। तो डिमांड में कोई बहुत ज्यादा उछाल मुझे देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, प्रेशर जरूर आया है रेट्स पर। ग्राहकों की तरफ से डिमांड है कि हम भी अपने रेट्स काटें। और थोड़ा बहुत हमारा ये यूँ कह लीजिए डिसएडवांटेज ये है कि हमारा रेट इज लिंक्ड टू पीएलआर, रेपो रेट से लिंक नहीं है। और बैंकों का जो रेट्स है वो रेपो रेट से लिंक्ड है, तो बैंकों ने रेट्स अपने काफी गिरा लिए हैं। तो हमें भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, तो हमें भी एटलीस्ट अपने जो न्यू लोन्स के रेट्स नीचे लाने पड़े। तो उनकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहा। डिसबर्समेंट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मोर और लेस फ्लैट रहा है। बहुत ज्यादा करीबन 4.5% की एक ग्रोथ नहीं, एक 2.2% की एक ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मोर और लेस फ्लैटिश रहा है। और कारण उसका मैं जो बताया वो वही है कि ग्राहक चाहता है कि लोअर रेट में एंटर करे। और क्योंकि ग्राहक को आशा है कि आने वाले समय में रेट्स और कटेंगे और कट होंगे, तो शायद कहीं न कहीं ग्राहकों के दिमाग में ये है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करें, रेट और गिरने दें। वेल तो जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मार्केट के अंदर ऑल ओवर अगर हम देखें तो रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बनी हुई है। लोन ग्रोथ की आपने जिक्र किया, इस क्वार्टर में हमने देखा है कि 7% की लोन बुक जो है आपकी ग्रो होती हुई दिखाई दी है। वेल उसी फ्लिप साइड में अगर डिसबर्समेंट्स की बात करी जाए, 2% का इजाफा वहाँ पे देखने को मिला है। अभी मैं इसी फ्रंट पे रहना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जो बाकी के 3 क्वार्टर्स बचे हुए हैं फिस्कल ईयर 26 में, वहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? लोन ग्रोथ कैसी रहेगी? कॉस्ट ऑफ फंड्स किस तरीके का रहेगा? देखिए, मेनली रादर देन ग्रोथ इस वर्ष हमारे लिए चुनौती होगी अपनी मार्जिन्स प्रोटेक्ट करना। और लोन ग्रोथ तो दर्शाया जा सकता है। रेट अगर हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाए रेट्स पर, तो शायद मुझे लोन बुक भी मेरी बढ़ जाए और मेरा लोन ग्रोथ डिसबर्समेंट ग्रोथ भी दिख जाए। बट इस साल जैसे कि मैं शुरू में पहले भी कहा था Q4 के मीडिया इंटरैक्शंस में, आई थिंक एक कॉल लेना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन चॉइस है, एक कैच 22 सिचुएशन है। हमें कॉल लेना पड़ेगा कि क्या हम ग्रोथ की ओर देखें या मार्जिन्स की ओर देखें। तो फिलहाल तो मैं समझता हूं कि मार्जिन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अगर ग्रोथ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी हमें करना पड़े तो शायद हम करेंगे। पर मार्जिन्स पे हमारी पैनी नजर रहेगी कि हमारे मार्जिन्स डिप ना हो, हमारे प्रॉफिट्स डिप ना हो, और हम प्रॉफिटेबल बिजनेस करते रहें।
ओके त्रिभुवन जी, आप पॉजिटिव हैं अपने कंपनी को लेकर और मार्जिन्स पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबड्यूड रहे नंबर, लेकिन स्ट्रीट रिवॉर्ड ही करता हुआ नजर आएगा। 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि ब्रोकरेजेस ने भी अंडरवेट की कॉल जताई थी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, आपने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे आने वाले समय के लिए। तो फिलहाल ये आपके स्क्रीन पर गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ट्स में क्या इंडिकेशन? थोड़ा तो हमें आज सुधार देखने को मिल रहा है अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर करें। निफ्टी की जो ये आधे फीसदी की करीब करीब तेजी है, कितनी टिकाऊ लग रही है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग टू यू श्रेया। लगता है जो गिरावट है ना वो थोड़ी थमी है। इन लोअर लेवल से जो बाउंस मिला है शायद यहाँ से एक थोड़ा अपमूव और भी मिले। अब ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर 24,700 के आसपास, पॉसिबल है कि 24,800 भी चला जाए, लेकिन यहाँ पर टिकना और बेस बनाना थोड़ा वक्त लग सकता है, और बेस बनते बनते कभी कभी वक्त लगता है। शायद बेस बन रहा है, लेट्स सी। तो निफ्टी मुझे थोड़ा बेहतर लगता है बैंक निफ्टी के मुकाबले, लेकिन दोनों ही है। बैंक निफ्टी जब तक सपोर्ट नहीं करेगा निफ्टी इतना ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आई तो पॉसिबली में निफ्टी में एक तेजी मिलेगी। तो ट्रेड बनता है निफ्टी में, ना कि बैंक निफ्टी में। ओके, तो निफ्टी इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। गुड मॉर्निंग गाबा सर। मार्केट की स्ट्रैटेजी तो ले ली है, लेकिन अब वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके जितने भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप CNBC आवाज़ को, मुझे या फिर श्रेया ठाकुर को टैग करके अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। देखते हैं आप सबसे पहले जो दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। नोएडा से अमोल जी जुड़े हैं। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरे पास दो शेयर्स है। एक तो मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस 100 शेयर्स है एट 585, और दूसरा आशीष जी और गाबा सर का फेवरेट स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसका मेरे पास अराउंड उसके भी अराउंड 100 शेयर्स है, वो मैंने 1440 के रेट पे लिए हुए। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मिड टर्म? ये टेक्निकल मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, बट आई कैन होल्ड इट पोजिशनली आप देख रहे हैं, ठीक है। शुरुआत LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ। अभी आपने देखा कि मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। 11:30 बजे इसकी कॉन कॉल है। इंपॉर्टेंट होगा कि निम्स के ऊपर किस तरीके की गाइडेंस आती है और आगे का जो सिनारियो है क्या आता है मैनेजमेंट की तरफ से। गाबा सर, जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी हो गई है। करंट लेवल जहाँ पे ये कारोबार कर रहा है, यहीं पे ये खरीदारी की गई है सेम लेवल्स पे। क्या लगता है आगे की जर्नी कैसी दिखाई दे रही है? गुड मॉर्निंग टू यू कंचन। मुझे लगता है 570 जो जोन है लोअर लेवल पे, यहाँ से जो बाउंस मिला है अच्छा लगता है। अगर वो सस्टेन कर लेगा ना तो पॉसिबल है कि 610 और 630 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। सिर्फ सस्टेन करना है। सोफा आज का मूव तो अच्छा है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू होल्डिंग। एंड गाबा सर, दूसरा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दो खरीदारी यहाँ से जो करंट लेवल चल रहा है यहाँ से काफ़ी हाई लेवल्स पे हो गई है, 1440, एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 1326। लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक साल में इसमें एक लगातार लोअर लोज और सबड्यूड इन्वायरमेंट देखने को मिला है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? हाँ, ये स्टॉक आशीष का फेवरेट जरूर है, लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है। मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टॉक मैंने लिया कम से कम 5 साल के लिए, इन्होंने लिया ट्रेडिंग के लिए। मेरी कॉस्ट तो इससे भी आधी है समझो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता नीचे ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य 5 साल का है और ये स्टॉक डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन जो गिरावट हुई है 1650 से लोअर लेवल 1325 के आसपास, लगता है ये गिरावट अच्छी हुई है। यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए, जगह अच्छी है। तो अगर बाउंस मिलेगा तो यहाँ अच्छी जगह है, तो इनके बाद अगर है तो होल्ड कीजिए, लेकिन नजरिया थोड़ा बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग का नजरिया निकल जाना चाहिए। अपमूव मिलेगा करीब 1400 1450 भी पॉसिबल है, तो वहां पर अगर ट्रेडिंग का नजरिया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पर। लेकिन डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स आधा फीसदी की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। 2.5 से फिसला, लेकिन फिर से निचले स्तरों से खरीदारी तो होती हुई नजर आ रही है। अगर आप लंबा नजरिया रख रहे हैं तो होल्ड कीजिए, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है। यूपी और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। गौरव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटियाला से। गौरव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका। मैडम, मेरे पास 142 की बाय पे 870 शेयर हैं NTPC ग्रीन एनर्जी के। ओके, और 6 मंथ से ज्यादा हो गए, ये ज्यादा चल नहीं रहा, तो इसे सेल कर सकते हैं या होल्ड करें?
आई टोटली अग्री विथ यू। बिल्कुल नहीं चल रहा गौरव जी, और 142 की खरीद है आपकी, आप लॉस में हैं, करीब करीब 37 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी चार्ट्स डेटा तो कम होगा गाबर सर, लेकिन क्या सजेस्ट कर रहे हैं जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है? 1% में एक महीने में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, और एनर्जी स्पेस से अगर आप देखें तो आज थोड़ा प्रेशर में तो नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या हिदायत? अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं फिक्र नहीं करता। जो स्ट्रक्चरली डेटा कम है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो स्ट्रक्चरली है, जब से लिस्टिंग हुई है उसके नीचे ट्रेड कर, लेकिन जो लो बना है ना करीब 90 के आसपास, और वहां से जो बाउंस मिला है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो इसमें वीकनेस नहीं है, सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से एक लेवल है 120 का, जब वो पार कर लेगा ना फिर एक अप मूव मिलेगा, करीब 140-145 तक आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सताएगा लेकिन वीक नहीं लगता स्टॉक, तो इसलिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो एनटीपीसी ग्रीन में होल्ड करने की सलाह। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं वो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं भूपेश जी। भूपेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मैडम। एचयूएल के हैं 50 क्वांटिटी, 24 से 40 की बाइंग है मैडम। ठीक है जी, गाबा सर से बोलूंगा इसके बारे में राय दे। 1 साल से रखा हूँ सर, कोई विशेष इसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो अर्बन डिमांड है वहाँ पे भी रिकवरी की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है, और पूरे ही एफएमसीजी पैक में हम देखेंगे तो एक वापस से रिकवरी की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नज़र आ रही है। गाबा सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 24-40 की खरीद है इनकी, वहाँ से तो हमें एक अपटिक देखने को मिल गया, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? देखिए, रेंज बाउंड है, साइडवेज जोन पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और करीब 2-3 साल से, तो मेरे ख्याल से, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब कंसोलिडेशन मोड पर है, आहिस्ता जाएगा, स्लो जाएगा, लेकिन सेफ स्टॉक, घबराना नहीं चाहिए स्टॉक में, अप मूव मिलेगा। अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया तो ऊपर जाए तो निकल जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉसिबल है, जहां पर रेसिस्टेंस है वो है करीब 3000 के आसपास, 2800-3000 के आसपास, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, हिंदुस्तान लीवर कंपनी अच्छी है। पेशेंस इज़ द की इन द मार्केट। एचयूएल पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप होल्ड कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, थोड़ी धीमी चाल चलता है जैसा कि सभी मेंशन कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी होल्ड करके रखने की सलाह आपको। अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। सुनील जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ हाय मैम, गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। मेरे पास में वरुण बेवरेज है 550 रुपए में 500 शेयर, और ये मैं 6 महीने से रखा हूँ, और अभी 6 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास में 400 बालमेर लावेरी हैं 262 रुपए में। कौन सा स्टॉक बताया, दोबारा दोहराएंगे एक बार? बालमेर लावेरी। ठीक है, ओके। वरुण बेवरेजेस से शुरुआत कर लेते हैं। एफएमसीजी पैक्स से अगेन दूसरा काउंटर, और आज थोड़ा पेन में नज़र आएगा आपको। इनफैक्ट बाकी काउंटर से अगर कंपेयर करें तो वरुण बेवरेजेस थोड़ा वाव परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल रहा है हमें प्रेशर। हालांकि एक महीने में 11% का इसने करीब का रिटर्न तो दिया है। Q1 रिजल्ट की बात करें तो पैट करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% अप था, साल दर साल मामूली नंबर, और जबकि डिस्पाइट हमने देखा कि रेवेन्यू में 2% का डेंट पड़ा था, उसके बावजूद पैट में 5% के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली साल दर साल। लेकिन गाबा सर, वरुण बेवरेज अगर कंपेयर करें दूसरे एफएमसीजी स्टॉक से तो थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। अब करना क्या चाहिए? कह रहे हैं कि 6 महीने के लिहाज से ऑल होल्ड कर सकते हैं, 550 इनकी खरीद है, लॉस में है, क्या स्ट्रैटेजी? अच्छा है कि इनका नजरिया 6 महीने का है। मेरे ख्याल से जो 2 बना है करीब 450 का रिसेंट लो बना है वरुण बेवरेजेस में, वो अच्छा लगता है मुझे। वहां से एक बाउंस मिला है, और करीब 4 हफ्ते से बाउंस मिला है यहाँ पर। मुझे लगता है थोड़ा रेसिस्टेंस 550-560 के आसपास है, लेकिन मेरे ख्याल से 600-620 ये एक जोन है, वहां तक गिरना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वरुण बेवरेजेस। तो आने वाले टाइम पे जो सर्टेन लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं। मुंबई से रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? ग्रासिम 240 ग्रासिम इंडस्ट्री कौन से भाव पे खरीदारी की है? सॉरी मैंने मिस कर दिया। 50 रुपए में। 50 रुपए में, वाह। अभी क्या भाव चल रहा है? 2764। गाबा सर, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, आप ही बता दीजिए। मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ करने वाले नहीं है। 50 में लिया, बोलो नहीं किया। ये खाली हमको बताना चाहता है सी कितना अच्छा स्टॉक लिया।
अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 50 पे लिया है, जितना चाहे होल्ड कीजिए, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों होल्ड कीजिए, और नीचे आता है तो ऐड कीजिएगा। इट्स अ गुड स्टॉक। कांग्रेचुलेशंस। जी, तो वही यहाँ पे मेरी भी बोलती बंद हो गई थी। 50 रुपए में खरीदारी की है और क्या लाजवाब यहाँ पे Return मिले गेन्स देखने को मिले हैं। चलिए, अच्छा लगता है ऐसा पोर्टफोलियो जिस टाइम पे इमर्ज होके सामने आता है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होने वाला है, इसको कर लीजिए नोट डाउन। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऑल टाइम अवेलेबल है। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। देखते हैं इंडाइसिस क्या कर रहा है। तो निफ्टी 24,618 के लेवल पर थोड़ा वॉलेटाइल ये भी हो रहा है, लेकिन इंटैक्ट है फिलहाल। लेकिन प्रेशर क्लियरली आज निफ्टी बैंक पर दिखे, आधा फीसदी के करीब लुढ़क गया। जब हम बात करते थे तो अभी फ्लैट कारोबार कर रहा था, डे लो के आसपास आपको अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे प्रेशर देखते हैं यहाँ से कोई रिवर्सल साइंस देखने को मिलते हैं कि नहीं। लेकिन स्टॉक रखिए यूपीएल, आज वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। लगातार हम सुबह से चर्चा भी कर रहे हैं, सवाल भी इस पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 705 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, और 775 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं वो। 10% का अपसाइड पोटेंशियल। बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जबकि Q1 रिजल्ट ओकेश थे, लेकिन बैलेंस शीट जिस तरीके से मजबूती वहाँ पे देखने को मिल रही है, सेंटिमेंट सुधार रहा है। गाबर से यूपीएल शानदार रैली आज के सत्र में। अब सवाल ये कि चेज करना चाहिए यहाँ से या फिर थोड़ा अभी थम जाए, क्या स्ट्रैटेजी? बाउंस बैक अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। स्ट्रक्चर यूपीएल का पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि स्टॉक बहुत ही डीप होगा। 670 के नीचे अब ट्रेड करा 706, मतलब 30 रुपए का स्टॉक। अगर वो सहन कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 30 रुपीज, 1:1 रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको आज लेना है और 1 साल 2 साल के लेना है, देन इट्स ओके यूपीएल। ओके, तो ये थी राय यूपीएल के ऊपर, और जो इनका घाटा है उसमें भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है। 384 करोड़ का जो लॉस था वो अब गिरते गिरते 88 करोड़ पे आ गया है, जिसके चलते बैलेंस शीट जो है मजबूत दिखाई दे रही है। गाबा सर, निफ्टी मेटल देखिए एक बार, यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे के काफ़ी सारे की ट्रिगर्स हैं। एक तो रेयर अर्थ को लेके जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे अग्रेसिवली जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज के साथ काम कर रही है। डोमेस्टिक मिनरल और माइनिंग कंपनीज ने Q1 की बात करें तो अच्छे खासे नंबर्स दिखाए हैं। कौन सा ऐसा स्टॉक है इस टाइम पे शानदार लग रहा है, पिक किया जा सकता है? निफ्टी मेटल तो नहीं दे सकता मैं कंचन, क्योंकि मेरे पास वो निफ्टी मेटल का इंडेक्स आता नहीं है। लेकिन यस, जेएसएल अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया लगता है। ये स्टॉक मैंने शायद सुबह आई थिंक यस 8 o'clock शो में दिया था, 8:20 के आसपास। जेएसएल उसका टारगेट भी 720 का था, वो भी अचीव हो चुका। अब भी मुझे अच्छा लगता है। अब ट्रेड करा 720 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 710 का। इसको कैरी ऑन करें 730 और 740 के लिए, शायद आते दिनों में इसमें और भी पैसा बन सकता है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जेएसएल में जो कंसोलिडेशन हुआ ना, वो बढ़िया है। उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, तो ये मेरे ख्याल से रनअप चलेगा थोड़ा जेएसएल। जिंदल स्टेनलेस यहाँ पे रनअप चल सकता है, पॉजिटिव है फिलहाल गाबर से। तो ये स्टॉक आप एक रडार पे रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही थी आज थोड़ा बहुत हम देखें तो आईटी लगातार प्रेशर में देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी के करीब आज भी गिरकर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस आज मार्केट पर दबाव बनाता हुआ नजर आएगा। एम्फेसिस 2% डाउन। एलटीआई, माइंडट्री यहाँ पर गिरावट। कोफोर्ज और एचसीएल टेक में तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान दें प्राइवेट बैंक्स, फेडरल बैंक आज काफ़ी गिरा है रिजल्ट के बाद। इनफैक्ट याद होगा आपको, हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, रिजल्ट काफ़ी खराब, ब्रोकरेजेस भी नेगेटिव साउंड कर रहे थे। 1% से ज़्यादा की गिरावट फेडरल बैंक में नजर आएगी आपको। स्टॉक बिग स्टॉक्स में, स्पॉटलाइट में सुबह इसकी एनालिसिस भी सटीक हुई थी। फेडरल बैंक एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस पर भी सवाल गाबर सर, जिस तरीके से टूटा आज ये, तो जिनके पास से वो अब निकल जाएं यहाँ से, या फिर ये गिरावट थमती हुई नजर आ रही है आपको? यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएं जिनके पोर्टफोलियो में है फेडरल बैंक? फेडरल बैंक गैप डाउन खुला, लेकिन उसके बाद एक अपू मिला है। तो यहाँ पर जब तक वो आज का जो लो नहीं तोड़ता तब तक बेचना नहीं चाहिए। शायद एक अपू मिले, हो सकता है ये ऊपर ले जा सके। 200 और 205 पॉसिबल है। वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा फेडरल बैंक का। हाँ, गैप डाउन खुला लेकिन सस्टेन किया है, तो होल्ड।
ओके तो ये थी राय फेडरल बैंक पे। गाबा सर क्विकली मैं ना टीसीएस के ऊपर आपसे पूछना चाहूंगी, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं टीसीएस के ऊपर और आज इसने अपने जो 52 हफ्ते का लो है उसको भी टच कर लिया। क्या लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है या इसके पहले का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है 2860 का वहां तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है? देखिए टीसीएस का स्ट्रक्चर वीक है, इसमें गिरावट तो हम लगातार देख रहे हैं, जो अपमूव मिल रहे हैं वहां पर सेलिंग आ रही है, तो है वीक स्ट्रक्चर, तो बाइंग तो नहीं बनती यहाँ पर। इनफैक्ट जब अगर अच्छी जगह पर रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहां पर सेलिंग बन जाती है। तो आई थिंक इट्स अ शॉर्ट एंड रैली स्टॉक, नॉट ऑन बाइंग ऑन डिप्स। तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा टीसीएस फिलहाल। ओके जी, तो टीसीएस में इस टाइम पे भी अवॉइड की सलाह। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टीसीएस में इस टाइम पे फंसे हुए हैं, तो उनकी तरफ से ये सवाल जो क्यूमुलेटिवली मैंने लिया। चलिए थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच गाबा सर जी। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप कर लिया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे, और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।